हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आंकिक प्रश्नों के पार्ट 3 को। प्यारे बच्चों, आइए हम जानते हैं पहले न्यूमेरिकल को, क्योंकि पहला न्यूमेरिकल हमसे क्या कह रहा है। तो पहला न्यूमेरिकल हमसे कह रहा है कि एक खोखले बेलन के भीतर Q कूलम आवेश स्थित है। यदि बेलन के वक्र पृष्ठ से 5 वोल्ट मीटर वैद्युत फ्लक्स संबंधित हो तो बेलन के किसी एक समतल पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। समझ लीजिए बेलन दे रखा है, तो ये जो आप मार्कर को देख रहे हैं बिल्कुल बेलन ही है। अब यहाँ पर अगर हम देखें इस बेलन में, तो ये जो पृष्ठ होता है बच्चों, ये वाला, इसे हम कहते हैं वक्र पृष्ठ। क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ। और ये जो पृष्ठ होते हैं देखो बिल्कुल समतल होते हैं, प्लेन होते हैं, तो इन्हें कहा जाता है समतल पृष्ठ। कोई डाउट इसमें बताओ किसी को? नहीं है ना? तो ऐसा कोई बेलन है और उसके भीतर क्या कर रखा? क्यू आवेश रखा हुआ है। तो पहले एक चित्र बना लेते हैं इसमें, यानी कि हम सॉल्यूशन कर रहे हैं पहले क्वेश्चन का। चलिए, तो इसमें हमें क्या दे रखा है जी? इसमें हमें दिया हुआ कि कोई हमारे पास बेलन है। लो जी, यहां बना लेते हैं, इधर ये बना लिया हमने बेलना का, बेलन बना दिया पूरा बिल्कुल। अब इस बेलन में ये दे रखा है कि इसके भीतर कोई आवेश है। ठीक है जी, कितना आवेश है? क्यू। खोखले बेलन के भीतर क्यू कूलम आवेश स्थित है। ठीक है जी, रख दिया हमने क्यू कूलम आवेश। फिर आगे कह रहा है कि इसके वक्र पृष्ठ से, अभी बताया मैंने, वक्र पृष्ठ कौन सा है? ये वाला। इस वाले पृष्ठ को क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ। तो हमने मान लिया इससे जो फ्लक्स संबंधित है वो कितना है? फाई है। ठीक है जी। हमसे कह रहा है कि ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं समतल पृष्ठ ये वाले, इनसे होकर गुजरने वाला फ्लक्स बताओ। अब एक बात आप खुद बताओ, जितना इधर है समतल पृष्ठ उतना ही इधर होगा। बराबर है ना पृष्ठ हमारे पास? जब ये पृष्ठ बराबर है तो हम इसका मान ले रहे हैं कि इससे कितना फ्लक्स गुजर रहा है, अपनी तरफ से मान लो। मान ले बेलन के समतल पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स कितना है? फाई डैश है। कितना मान लिया? फाई डैश। फाई डैश क्या लो? लो जी, तो इधर भी कितना होगा बताओ? फाई डैश होगा। कोई डाउट बताओ किसी को? नहीं है ना? तो अब यहां पर जब ऐसा कोई प्रश्न आता है आवेश को परिबद्ध करने वाला, आवेश को घेरने वाला जो पृष्ठ होता है उस पृष्ठ को हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। और जहां ये पृष्ठ आ जाता है उस पृष्ठ के लिए हम लगाते हैं फ्लक्स निकालने के लिए गॉस की प्रमेय। तो आइए हम लगाते हैं गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से बताओ क्या होती है गॉस की प्रमेय? पढ़ चुके हैं, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? परंतु हम एक बात देख रहे हैं, आप एक ऐसे करके लिख सकते हैं, परंतु ये जो फाई ई है, फाई ई मतलब पूरे बेलन से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। तो पूरे बेलन से 3 फ्लक्स गुजर सकते हैं। मतलब इसे अगर आप देखो तो कोई व्यक्ति अगर इसके अंदर बैठा है तो या तो यहां से निकल सकता है या यहां से निकल सकता है, या इसमें भैया कहीं भी एक गेट लगा करके निकल सकता है। सही बात है ना? इतने तो 3 जगह से फ्लक्स निकल सकता है। तो पूरा फ्लक्स कितना हो गया बताओ? देख लो कितना है? फाई डैश प्लस फाई और प्लस फाई डैश। कोई डाउट तो नहीं? मैं और इक्वल लगा रहा हूं यहां पर, कितना हो जाएगा बताओ? 2 फाई डैश प्लस फाई, इतना ही तो हो जाएगा। इस वाले मान को उठा के यहां रख दो, इसीलिए रखो इसका मान कितना है? 2 फाई डैश प्लस फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ कोई डाउट किसी को? नहीं है ना? लेकिन हमसे पूछ के रहा, हमसे पूछा कि फाई डैश का मान कितना होगा, किसी भी एक समतल पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो जी इसका अगर हम बात करें यहां पर तो ऐसे लिख सकते हैं 2 फाई डैश बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लिख लिया हमने। ये फाई जब इधर जाएगा क्या हो जाएगा बताओ? माइनस के फाई। हमारा टारगेट फाई डैश का मान निकालना है, तो निकाल दो। फाई डैश बराबर ये 2 क्या होगा? इसके अपॉन में आ जाएगा पूरे भी, तो पूरे के अपॉन में लिख के क्या लिख देते हैं? 1/2 लिख देते हैं। कितना हो गया बताओ? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। क्लियर है? तो ये इसका आंसर हो गया। कोई डाउट है तो किसी को बताओ। समझ में आ गया इतनी बात? वेरी गुड। अब यदि इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आप एक बात और देख लीजिए, जिन बच्चों को ये अजीब लग रहा हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, मैं इसे रफ करके एक बार दोबारा समझा दे रहा हूं इस सवाल को, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मत करो ऐसे। लो जी, कर दिया इसे रफ हमने। अब आपको ऐसा लगता है कि फाई ई बराबर ये तो गॉस की प्रमेय होती है, तो हम जानते हैं यही फ्लक्स से तो है इतना चेहरा जो गुजर रहा है। कितना मान है इसका बताओ? डायरेक्ट लिख दो, चाहे अगर वहां अजीब लग रहा हो तो डायरेक्ट लिख लो। इसकी जगह चाहे तुम कुछ और मान लो, अजीब लगे और डैश। तो हमने मान लिया पी। पी क्यों मान लिया जी? पी, पी का मतलब है प्लेन सरफेस, समतल पृष्ठ।
तो मैंने लिखा है अब बताओ फाइव ई का मान कितना होगा, आप खुद बताओ। 5p प्लस 5 प्लस कितना हो गया 5p बराबर क्या हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब तो समझ में आ रहा होगा इतनी बार। अब हमें क्या करना, हमारा टारगेट है 5p का मान बताना। तो जी 5p और 5p कितना हो गया 2 5p, देखो ये और ये 2 5p प्लस 5 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों 2 5p बराबर, हमें तो इसका मान निकालना है, इसे इधर ले जाओ, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 5। टारगेट हमारा 5p का मान निकालना। तो बेटा 5p बराबर देखो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 5, ऐसे एक ब्रैकेट में लिख लिया, और ये 2 कहाँ आएगा, इसके अपॉन में आएगा। इसे ऐसे लिख लो या फिर इसे ऐसे भी कह देते हैं 1/2 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस के 5। दिस इज योर आंसर, ये आपका उत्तर है। अब बच्चों बोर्ड एग्जाम में जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बता दूं यहाँ पर कैसा क्वेश्चन आता है। देखिएगा ऐसा क्वेश्चन आता है, सवाल यही देगा, ये 22 और 23 में आया हुआ है, तो हो सकता है किसी दूसरे एग्जाम में एक अलग तरीके से आ जाए। कैसे, कह देगा कि किसी खोखले बेलन के भीतर आवेश स्थित है और उस आवेश का मान दे दिया, मान लो आपको कितना दे दिया 17.7 गुणा 10 की घात माइनस के 12 कूलम। 12 ने लिखकर पी लिख देगा, पी और सी, पी को कूलम भी कह देते हैं हमसे। तो ऐसा ना देकर के कैसे भी दे सकता है, चलो लिख लिया हमने। फिर हमसे कहेगा कि ये जो फ्लक्स है फाई वक्र पृष्ठ से जो गुजर रहा है, ये गुजर रहा है, मान लो कोई भी एक संख्या दे दे, जैसे मान लो आपको दे दिया कोई, कितना दे दिया 1 पॉइंट, चलो 5 लिख लो, 1.5 लिख लिया हमने, ठीक है, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। कोई डाउट इसमें बताओ। हमसे कहेगा भैया 5p का मान बताओ, 5p मतलब एक समतल पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, ये आप हमें बताइए। क्लियर है इतनी बात। तो अब बताओ, आपको कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही करना पड़ेगा सॉल्व, इतना इतना तो आपको हल करना ही पड़ेगा। और जब ये इतना आ जाएगा तो आप नीचे देखिए इसमें, तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। मैं इधर ही लिख कर दिखा दे रहा हूं आपको, यहाँ पर क्या करना है, फिर 5p बराबर 1/2, इतना तो करना ही पड़ेगा आपको। फिर इतने के बाद इनके जो वैल्यू दे रखे हैं ये रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, देखो ये हाई लेवल तक है, इससे और कुछ नहीं पूछ सकता। इसके अलावा आपको यहां से लेकर के नीट का एग्जाम में हो, चाहे आईआईटी का एग्जाम हो, चाहे आप आईटीआई का एग्जाम दे रहे हैं या किसी और एग्जाम को दे रहे हैं, बस यहीं तक पूछा जा सकता है और कुछ नहीं पूछेगा इसमें। तो 1/2 क्यू का मान कितना दे रखा बताओ 17.7 गुणा 10 की घात माइनस के 12। अब बात आ रही एप्सिलॉन नॉट, ये हमें नहीं पता भाई क्या है, मान लो, हालांकि आपको पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं भैया। इसे हम बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, और निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक होता है, सॉरी मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12। ठीक है, तो इसका मान आप रख दीजिए 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12। और यहाँ कितना है, देखो ये रहा फाई आ रहा है, फाई का मान कितना 1.5। लो जी, आपका एक सवाल में 2 सवाल करा दिए हमने आपको। 1/2 ऐसे ही 10 की घात 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगी। अब यहाँ पॉइंट 1 के बाद है 2 के बाद पॉइंट है, तो अपनी तरफ से 0 लगा सकते हैं, बिल्कुल जितने मन करे उतने 0 लगा लो। अब पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा, 885 दूनी 1770 होते हैं। तो 1/2 2 माइनस 1.5। अब जैसे आप 1/2 लिखेंगे इंटू 2 में से 1.5 जाएगा, तो कितना बचेगा बताओ 0.5 बचेगा। 0.5 का मतलब होता है 0.50। क्लियर है इतनी बात। तो ये ऐसे लिखा हुआ है भैया 0.5 का मतलब 0.50 लिख सकते हैं आप इसे, और अपॉन कितना 2। तो जब 2 से 50 को काटेंगे कितना आएगा बताओ 25 तो आएगा। तो कितने के बाद पॉइंट है 2 के बाद, यहाँ लगा दो, टेंशन ही खत्म। तो भैया एक समतल पृष्ठ से इतना फ्लक्स गुजरेगा, इतने वोल्ट मीटर, इतने वोल्ट क्या है बेटे मीटर। बताओ आपको अगर कोई डाउट लगा हो तो इसमें बात समझ में आ रही सभी को। तो ये इतनी अगर बात आपको समझ में आ रही है तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नए न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर पहला हमारा हो चुका है। बोर्ड एग्जाम में कैसे भी आ जाए क्वेश्चन इस टाइप का, आपको ऐसे ही करना है। क्लियर होगी इतनी बात। तो आइए हम सीखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए हम आइए बच्चों अगला देखिए न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हो गया है। और अगर हम बात करें इसमें दूसरे न्यूमेरिकल की, तो दूसरे न्यूमेरिकल को हम देखते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल क्या है उसे पढ़ते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 2 का सॉल्यूशन।
एक वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर इतना, यानी कि इतने न्यूटन प्रति कूलाम है, YZ तल के समांतर इतने मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स होकर जाएगा। अब ये आप समझिए, सबसे पहले आप सॉल्यूशन में लिखते हैं बेटा गिवन, क्या दिया हुआ, गिवन कह लो या गिवन दैट, हमें दिया हुआ भैया E, वेक्टर E बराबर कितना दे रखा 1.2 i कैप प्लस 1.6 j कैप न्यूटन प्रति कूलाम। फिर दे रखा क्षेत्रफल दे दिया, तो क्षेत्रफल को लिखते हैं A से, A का मान कितना दे दिया 0.2 मीटर स्क्वायर। A का मान है बच्चों ये, कभी से वेक्टर लगा दो अपनी तरफ से, है ना, ऐसे नहीं लगेगा वेक्टर, वेक्टर हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ कंडीशन दी है YZ तल के समांतर है, तो YZ तल के समांतर कैसे होता है इसे आप समझ लीजिए। देखिएगा, यदि हम बात करें XYZ, ये तो आपने तल देखे ही, ऐसा बनता है। ये तल क्या होता है आपको पता है, X है, ये Y और ये Z। तो इसके समांतर बनाने के लिए पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, ये अगर आप देखें तो ये Z एक्सिस ऐसे होता है, लो जी। तो इसमें कोई भी एक पृष्ठ रखा हुआ है, मैं पृष्ठ के लिए कुछ भी एक सरफेस ले लेते हैं। एक बेटा ये उठाना, कोई भी उठा दो जरा, ये सरफेस वाला उठा दो, गिलास उठा दो समझाने के लिए, ये वाला नीचे, इधर वाला ये, हाँ ये नीचे, नीचे वाला जल्दी उठाओ। अब देखिए हम इस सरफेस को देखते हैं बच्चों, तो ये जो YZ तल के समांतर का क्या मतलब है, देखो मैंने एक गिलास स्लैब लिया है, कांच का एक गुटका लिया है, ठीक है, गुटका मतलब गगन दिलवा गुटका नहीं, वैसा गुटका कांच का। आही हम बात कर रहे हैं, ये ऐसे रखा हुआ है। पहली बात तो ये Z ऐसे नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं Z ऐसे नहीं खींच सकते ना, एक लाइन हवा में तो नहीं खींचेगी, तो एक्चुअल में होता ऐसे ही, लेकिन ऐसे दिखाया जाता है। तो अब आप ये बताइए YZ तल के समांतर कैसे होगा। ये देखिएगा, यहां पर अगर हम इसे देखें तो ये ऐसे रखा हुआ है, आप इसे देखिए सही करके दिखाई दे रहा है आप सभी को ये। तो ये जो आपका सिरा है इधर वाला, इधर वाला, ये किसके समांतर है बताओ, देखो आप इधर से देखिएगा, ये समांतर है Y के। अब मैं थोड़ा ऊपर उठा लेता हूं, इधर की ओर उठा लिया मैंने ऊपर, तो ऊपर उठाने से ये किसके समांतर है, इस Z के भी समांतर हो गया। तो ये ऐसे रखा हुआ है। अब ये बताओ, अगर कोई ये गुटका ऐसे रखा हुआ है तो इसमें गेट जो लग सकता है, गेट कहां को लग सकता है, या तो व्यक्ति को इधर को निकल सकता है या इधर की ओर निकल सकता है, समझ में आ गया। तो फ्लक्स कहां से निकल सकता है, या तो इधर से या इधर से। तो एरिया वेक्टर जो होता है, जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है बच्चों, वो हमेशा, जैसे ये सरफेस है, इस पूरे सरफेस को तो हम कह रहे हैं बेटा एरिया, पूरे पृष्ठ को, ये क्षेत्रफल है इसका, और इसका मान कितना दे रखा है हमें, इतना दे रखा है। लेकिन एरिया वेक्टर जो होगा इस पर, वो ऐसे होगा। देखो अगर ये पृष्ठ ऐसे रखा है तो नीचे से ऐसे पृष्ठ के लंबवत ऊपर की ओर काम करेगा, ऐसे है तो इधर की ओर काम करेगा, पृष्ठ के कैसे रहेगा, लंबवत रहेगा हमेशा, या तो इधर की ओर रहेगा या फिर इधर की ओर रहेगा, ऐसे रखा हुआ था पृष्ठ। तो हम अगर इसमें फिगर बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, ये ऐसा डिजाइन बना लीजिए इस प्रकार से। तो आप बताओ, भी मैंने जैसे इसे ऐसे रख के दिखाया था, तो आप खुद बताओ इधर से तो गुजर सकता है या इधर से गुजर सकता है। और ये जो एक्सिस है, आप इस एक्सिस को आप देख सकते हैं, ये कैसी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के लिए आप जानते हैं एरिया वेक्टर इधर की ओर होगा। तो ए का मान कितना दे रखा, इतना, और ए वेक्टर की अगर हम बात करें, ए वेक्टर इधर की ओर हो जाएगा। और एक्स एक्सिस को डिनोट करने के लिए जिस सदिश का हम प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं आई कैप, और वाई एक्सिस को डिनोट करने के लिए जिस सदिश की जरूरत होती है उसे हम कहते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस को डिनोट करने के लिए जिस सदिश की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं के। तो बच्चों अब समझ में आ गया होगा आप सभी को, जब वाई जेड तल के समांतर की बात आती है तो वाई जेड तल के समांतर का मतलब ये ऐसे रखा हुआ है। तो यहां पर आप देखिए, यदि हमें वेक्टर ए बनाना हो तो ए बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप खुद देख लीजिए यहां पर 0.2, हमें पता है इधर से गुजर रहा है, तो क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें, अपनी तरफ से आई कैप जोड़ दीजिए। अपनी तरफ से नहीं जोड़ा, सिमेट्री के अकॉर्डिंग जोड़ा है इसकी, है ना, जो ये कह रहा है हमसे। अगर ये किसी और के तल के समांतर कह रहे हो, ध्यान रखो, आप एक टेक्निक सिखा रहा हूं आपको, जैसे वाई जेड तल के समांतर कह रहे हैं तो समझ लो एक्स एक्सिस से जाएगा, जो बची उससे जाएगा। वाई एक्स के समांतर कह दिया, एक्स वाई के समांतर, तो कौन सी बची, जेड बची, तो जेड से होकर चला जाएगा। जो भी कहेगा दो, वो तीसरी बचेगी कोई ना कोई, उससे होकर जाएगा। आप कैसे भी सिमेट्री बना लीजिए इसकी, बहुत आसान सा फंडा है। आप तुम देख लो, जैसे इसने कहा वाई जेड तल के समांतर है, तो कौन सा बचा, एक्स बचा, तो एक्स से होकर जाएगा। अब ये पता होना चाहिए, एक्स एक्सिस को बताने के लिए जिस सदिश का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं आई कैप, और वाई एक्सिस को जो बताता है उसे कहते हैं जे कैप,
और जेड एक्सिस को जो बताता है उसे कहते हैं के कैप। कोई डाउट किसी को? नहीं। तो ये लिख दिया हमने आई कैप और मीटर स्क्वायर। बस अब हमें पूछ के रहा, फ्लक्स पूछ रहा, इसमें कुछ भारी नहीं सवाल में, बस यही निकालना भारी है थोड़ा सा। हो गया सवाल, देखिएगा 2 लाइनों में सवाल हो जाएगा। अब हम जानते हैं सूत्र होता है आपके पास फ्लक्स का, ई डॉट ए, ये आपके पास फॉर्मूला है, लगा दो दोनों के मान। 1.2 आई कैप प्लस 1.6 जे कैप डॉट ए का मान कितना है 0 इसे हटा देते हैं थोड़ा सा, जेड एक्सिस है 0.2 क्या है आई कैप। तो हम अभी पढ़ चुके हैं, कल भी हमने सवाल कराया, कल या परसों में हमने सवाल कराया। और डॉट प्रोडक्ट में होता क्या है, आई वाले की आई वाले से गुणा, जे वाले की जे से और के वाले की के से गुणा। अब यदि किसी को दिक्कत लगे तो मैं एक लाइन और बढ़ा दे रहा हूँ, 1.2 आई और 1.6 जे मैं अपनी तरफ से लिख दे रहा हूँ, पॉइंट लगा हुआ है, ये पॉइंट नहीं है डॉट है लगा हुआ, 0.2 आई। और इसमें अगर दूसरा नहीं है तो अपनी तरफ से क्या लिख लेते हैं बेटा, 0 जे कैप, अपनी तरफ से 0 मान लेते हैं दूसरे। अब तुम्हारा रूल क्या है, आई वाले की आई से गुणा, जे वाले की जे से गुणा, यही तो करते हो, तो करो 0.2 की इससे गुणा करो, तुम तो 2 और 12 समझ लो, बताओ कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24। लिख लिया हमने, एक के बाद पॉइंट यहाँ, एक के बाद पॉइंट यहाँ, एक और एक दो के बाद पॉइंट लगा दो। अब ये आई है और ये भी आई है, तो क्या लिख लिया हमने, आई डॉट आई लिख लिया हमने, प्लस अब देखो जे वाले की जे से गुणा करेंगे, हालांकि जे है नहीं हमारे पास यहाँ पर, जैसे सिमेट्री को समझने के लिए हम इसे कर रहे हैं, तो 0 से किसी की भी गुणा करो क्या हो जाएगा 0, तो इसीलिए लिखते ही ना हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर देते हैं, आई जो भी दे रखा उसके, जैसे आई दिया तो आई वाले की आई से गुणा कर दो, बाकी छोड़ देते हैं सबको। क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि 0 हो जाता है। तो कितना आया बताओ, 0.24 आई डॉट आई, इसका मान कितना होता है बताओ 1, तो 0.24 ये आपके पास आंसर आएगा, इतने वोल्ट मीटर। ध्यान दीजिए, इधर लिख सकते हैं आप आई डॉट आई हो या जे डॉट जे हो या के डॉट के हो, इसका मान 1 होता है, कहीं भी लिखा हुआ हो। तो सवाल बहुत आसान है, इन सवालों में स्टेप और दे रखा है, कभी कभी ए की जो दिशा बदल जाती है, ए के और ई के बीच में यानी कि वैल्यू दिखा दी जाती है कि इतने का कोण बन रहा है, 10 डिग्री 20 डिग्री, तो फिर फॉर्मूला लगाते हैं ई ए कोस थीटा। मतलब क्या है, अब मान लीजिए अगर ये फॉर्मूला ना देकर के ऐसे भी हो सकता है, ई ए, जैसे हम लिख रहे हैं ई डॉट ए, तो इसे क्या लिखते हैं बताओ, ई ए कोस थीटा, थीटा का मान दिया तो थीटा और रख देते हैं। अब यहाँ वेक्टर हटाने की जरूरत नहीं, हमें पता है इसके बिना वेक्टर के मान इसके डायरेक्टली वैल्यू होंगे, यहाँ पर वो देगा ऐसा, ना दे तो निकाल लेते हैं वेक्टर रूल से। तो चलिए समझ में आ गया होगा सभी को, मैं इसे रब कर दे रहा हूँ। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं तीसरा न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल हम पढ़ चुके हैं बड़े आसान तरीके से और साधारण तरीके से, आइए हम तीसरा न्यूमेरिकल करते हैं। प्यारे बच्चों कर दिखाइए कुछ ऐसा कि हर बच्चा करना चाहे फिर आपके जैसा, इसलिए ऐसा पढ़ कर दिखा दो अपने घर वालों को भी और अपने आप को, सबसे पहली बात तो कि आप टॉप 10 की सीरीज में आ जाएं। जब टॉप 10 की सीरीज में आएगी सबसे ज्यादा खुशी बच्चों आपको होगी और आपके बाद आपके माता पिता और तीसरे नंबर पर आपके गुरु को। यकीन मानिए आप हर कुछ कर सकते हैं, जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो हर बच्चा टॉपर है यदि वो अपनी शक्ति को पहचान ले। तो हम अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाते और यही कारण है कि हम पीछे रह जाते हैं। हम सब व्यक्तियों के अंदर अपार क्षमताएं हैं, अपार शक्ति है और हम उस शक्ति का सही सदुपयोग नहीं कर पाते, जिस वजह से हम पीछे रह जाते हैं। बच्चों आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें तो अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए और उसका सही दिशा में उपयोग कीजिए। तो हम आगे बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल हम 2 कर चुके हैं, तीसरा न्यूमेरिकल है कि किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा है, ठीक है जी, इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा ये हमें बताना है। तो पहली बात तो घन को समझ लीजिए, क्यूब बना लेते हैं हम कोई भी एक। देखो बचपन में हमने एक खेल खेला, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, ऐसे कुछ देखा ना, और ऐसे डिजाइन खींचते थे, बड़ा खुश होते थे, ओहो देखो हमने डिब्बा बना दिया। नहीं, यही घन है, ठीक है। मतलब लूडो का पासा आपने देखा होगा, लूडो गिट्टी, वो जो होती है यही होती है, शेप होती है। 6 अंक होते हैं इसमें, कितने होते हैं 6, सबको पता ना, 1 2 3, एक पे एक लिखा होता है, 6 तक होते हैं अंक उसमें। तो यहीं पर अगर हम बात करें
तो इसके भीतर क्या है बच्चों, कोई एक आवेश रखा है, केंद्र पर क्या है 10 माइक्रो गुलाम का, हमने मान लिया यहाँ इसका केंद्र है बिल्कुल बीचों बीच, 10 माइक्रो गुलाम का आवेश रखा, मैंने क्यों लिख दिया यहाँ पर, क्यों रखा। तो पूछ रहा इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा, अरे इससे कितना गुजरेगा, इसमें तो गेट की बात आई, तो क्यू कहां कहां से निकल सकता है बताओ, 6 रास्ते हैं क्यू के लिए निकलने के लिए, लूडो वाला पासा है 6 तक अंक है, तो समझ लो कितने रास्ते से निकलने के, 6 जगह से निकल सकता है वो फ्लक्स। तो कहने का मतलब क्या है, हमसे अगर बात करें, पहली बात तो लिख लो इसमें, इस पर आधारित मैं आपको सभी सवाल करा दूंगा यहाँ, हालांकि यहाँ तो हमने एक लिखा है, लेकिन मैं आपको 3-4 प्रकार के और सवाल अभी समझाऊंगा। तो गिवन की बात हम कर रहे हैं, क्या दिया हुआ है, Q बराबर हमें दे रखा है 1, कितना दे रखा बेटा, Q का मान हमें दे रखा 10 माइक्रो कूलम। लो जी, अब ये जो होता है ना म्यू, इसका मान होता है 10 की घात -6, तो 10 गुणा 10 की घात -6 कूलम। हमसे क्या पूछ रहा है भैया, फ्लक्स पूछ रहा है। और ये भी बच्चों क्या एक प्रकार का बेटा, जो भी आकृति आवेश को बंद करती है या परिबद्ध करती है उसे हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। और गॉसियन पृष्ठ की जब भी बात आएगी तो गॉस की प्रमेय लगानी है, समझिए। अब गॉस की प्रमेय आप जानते हैं, लेकिन लगाने के तरीके अलग अलग होंगे इसके, कैसे, तो यहां भी गॉस की प्रमेय हम लगाएंगे। तो चलिए, हमसे इसमें पूछा नहीं गया, उसमें कहा है गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो इसका मतलब पूरे से कितना फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है जी, घन से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स लो भैया, वैद्युत फ्लक्स फाई ई, कुल वैद्युत फ्लक्स कितना है फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब सैरे की बात करें तो सतह कितनी 6, इसका मतलब फाई ई जो है 6 है, यहां पर लगा हुआ 6 फाई ई बराबर इतना, पहले से ऐसी समझ लीजिए आप, इससे गुजरने वाले फ्लक्स का फॉर्मूला यही लगाना है। लेकिन अब एक बात और समझ लो, यहां पर पहले से पूरा कर लीजिए, दूसरी बात को समझेंगे हम इसे, है ना, 10 गुणा 10 की घात -6, बाद में समझेंगे इस बात को। अब नीचे क्या रहा बताओ, एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है बताओ, 8.85, अभी बताया मैंने, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है 8.85 गुणा 10 की घात -12। लो जी, अब आप जानते हैं हमारे पास क्या है, हम 8.85 है, पॉइंट उड़ाया तुमने, तो कितना हो जाएगा, 10 तो पहले से ही 2 अक्षर है, कितने जीरो बढ़ जाएंगे 2। लो जी, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, अलग लिख दे रहा हूँ 8.85, ये 6 पावर है, नीचे 12 ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी 12, तो 12 में से 6 घटाएंगे तो प्लस की क्या बचेगी, 6 बचेगी। कोई डाउट तो नहीं किसी को, यहां सब उठाओ पॉइंट, 2 अक्षर है तो 2 जीरो, 1000 बटे कितना बचा हमारे पास 885। अब आप ये देखिए 885 से 1000 को अगर हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 1.13 गुणा 10 की घात 6, इतना आ जाएगा। तो हमारे पास फाई ई का मान कितना आ गया, इतना। फ्लक्स का मात्रक आप सब जानते हैं, फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर भी होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम भी होता है। कोई डाउट तो नहीं इतनी बात। अब यदि एक बात और मैं आपको समझाऊं, यहाँ पर अभी जो हम बात कर रहे थे वो कैसे कैसे फ्लक्स निकालते हैं, मैं आपको सारे टाइप समझाया, रफ कर लेते हैं इधर इधर इस साइड से। ये सवाल तो समझ में आ गया होगा आपको। यहां पर आप समझिए, देखिएगा, अगर ऐसी आकृति हमें दी, मान लो आवेश यहां रखा हुआ है इसके केंद्र पर, इससे होकर गुजरने वाला, कहे घन से होकर गुजरने वाला फ्लक्स बताओ, मैं लिख दे रहा हूं पहले पॉइंट में, अगर कहे घन से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, लो जी, तो कितना होगा वैद्युत फ्लक्स, अभी लगाया करूंगा, फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, लेकिन अगर वो आपसे कहते किसी एक सतह से, देखो एक साइड से या किसी एक फलक से, फलक मतलब भी सतह होता है, किसी भी एक सतह से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, तो हम जानते हैं कुल कितनी सतह है बेटा, 6। तो ये जो फ्लक्स होता है 6 फाई ई बराबर कितना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक की बात कर रहा है तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, 6 इसके नीचे आ जाएगा, तो Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिए, घन की एक सतह से होकर गुजरने वाले फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। याद रखना है, अगर वो कहे कि एक पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स होकर गुजरेगा तो ये लगाना बेटा हमें। क्यों,
क्योंकि कुल फ्लक्स ये जो निकाल रहे हैं ना, मैं 6 फाई ई का मान है, लेकिन अगर मैं यहाँ 6 लिखूंगा तो अजीब लगेगा, इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पर। तो बात समझ में आ रही है इतनी बात सभी को? और समझो इसमें एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, एक फलक से गुजरने वाला आवेश यहां ना रख करके, आवेश अगर यहां ना रख करके कहां रख दे, मान लो आवेश को, लो जी यहां से मान लो कुछ ऊंचाई पर रख दे, यहां पर रख दे, ये दिख रहा आप सभी को, इतना दिखाई दे रहा होगा, इतना कोई नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं है, मैं इसे रफ कर ले रहा हूं, ये डिब्बा तो दिख रहा होगा आपको, ठीक है, मैं इधर से इसे, ये हो गया होगा आपका, इसे मैं रफ कर दे रहा हूं इधर से, है ना, समझने के लिए, ये पॉइंट समझते हैं। तो इसे रफ करने के लिए आप इधर एक बार ध्यान देंगे, ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल, इसे ही समझेंगे है इसे, ये क्या है, एक सतह से, क्या है ये बताओ, एक सतह से होकर गुजरने वाला, गुजरने वाला क्या है बेटा, वैद्युत फ्लक्स है, एक सतह से, याद रखना है, ट्रिक है बस, रटने की भी जरूरत नहीं। अब यदि आवेश को मान लो कोई सतह ये रख रखी, जैसे मैंने क्यूब बना रखा है, ये क्यूब है बना हुआ, हमसे कह रहा है कि आवेश यहां ना होकर के ऐसे ऊंचाई पर रखा, मान लो कह रहा है 10 मीटर की ऊंचाई पर कोई आवेश क्यों रखा है, तो इससे होकर गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। अरे भैया एक बात बताओ, जब यहाँ मान लो आम के पेड़ पर आम ऊपर से लटक रहा है, तो कोई भी व्यक्ति तोड़ेगा कैसे, ऐसे तो जाएगा, ऊपर से निकलेंगे, तो सीधी सी बात है, फ्लक्स कहां से गुजरेगा, यहीं से गुजर सकता है, केवल एक सतह से। अगर आवेश ऊंचाई पर रखा है तो हम जानते हैं इधर को निकलने के से कोई फायदा मिलेगा क्या, कोई व्यक्ति इधर को जाएगा कोई फायदा मिलेगा, क्यों तक पहुंच पाएगा क्या, नहीं, इधर को जाए तो भी नहीं पहुंच पाएगा, इधर जाए तो भी नहीं पहुंच पाएगा, इधर की ओर आए तो भी नहीं पहुंच पाएगा, इधर जाए तो भी नहीं पहुंच पाएगा, एक ही जगह ऐसी है जहां से जाने पर वो क्यू को प्राप्त कर सकता है। तो सीधी सी बात है कि जब ऐसे ऊंचाई पर रखा हो कोई भी आवेश, तो पूछे ना फ्लक्स कितना गुजरेगा, पूरे से पूछ ले, तो भी फ्लक्स का फॉर्मूला बच्चों ये लगाना है Q/6 ε0। क्यों लगा रहे हैं भैया, क्योंकि हमें पता है जाने का एक ही रास्ता है, एक ही सतह से गुजर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? और एक और समझ लो जी, IIT नीट तक का समझ लो तुम इसी, क्या है जी, ये हो गया इतना। अब आवेश को यहां ना रख करके, आवेश को यहां ना रख करके कोने पर रख दे, किसी एक कोने पे यहां रख दिया आवेश, अब कह रहा है बताओ कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, किसी भी अगर घन को हम बना रहे हैं तो इसमें 6 तो सतह होंगी, लेकिन कोने कितने होंगे, 4 एक साइड और 4 एक साइड, कितने कोने होंगे, 8। तो जो फ्लक्स गुजरेगा फाई ई कितना होगा, 8 फाई ई होगा, तो Q अपॉन आप कितना आ जाएगा, 8 एप्सिलॉन। बस भैया इससे आगे गुना पूछ नहीं आपसे, इतना ही पूछ सकता है। तो मैंने बहुत सारा यहाँ टाइम भी खर्च करा है, क्यों खर्च करा है, क्योंकि भैया सवाल तो मैंने एक तुम्हें समझा ही दिया इस पर आधारित, अब कैसा भी सवाल आ जाए, एक सतह से पूछे तो हमें पता ये लगाना है, आवेश को ऊंचाई पर रख दे तब भी यही फॉर्मूला लगाना है, और आवेश को कोने पर रख दे, हालांकि तुम्हारे उसमें नहीं है कोने पर, लेकिन अगर रख दे बड़े सवाल में देखें तो इतना लगाना है। क्लियर होगी इतनी बात सभी को? बस तो मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, और अपना आगे की ओर बढ़ते रहिए। तो बच्चों हम अब अगला न्यूमेरिकल पढ़ने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल नंबर 3 हम समझ चुके हैं और इसके कई स्टेप हमने जाने। अब हम समझने जा रहे हैं अगला न्यूमेरिकल, m द्रव्यमान तथा q आवेश का एक कण वैद्युत क्षेत्र E में विराम अवस्था से चलकर कितनी d दूरी तय कर लेता है, सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग इतना होगा। हमें ये सिद्ध करके दिखाना है, क्वेश्चन नंबर 4 का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या सिद्ध करना है, वो कह रहा है टू प्रूव मतलब सिद्ध कीजिए कि, या टू प्रूव दैट क्या v बराबर अंडर रूट में कितना, कहां दे रखा, 2QED अपॉन h, ये हमें सिद्ध करके दिखाना भैया इतना। तो हम सॉल्यूशन कर ही रहे हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सॉल्यूशन में जब वेग की बात आ रही है और अंडर रूट आ रहा है, तो इसका मतलब इधर अगर अंडर रूट को इधर ले जाएं तो स्क्वायर होगा इसका, तो v स्क्वायर की बात आ रही है, और कहीं ना कहीं v स्क्वायर कहाँ था, गति के समय, गति की बात आ रही है, तो गति के समीकरण बताओ कौन से में आता v स्क्वायर, तीसरे में। जिन्होंने ना पढ़े गति के समीकरण देखो, ये v बराबर u प्लस at, ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, 1/2 at स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, भैया अंडर रूट की बात आ रही है, जब अंडर रूट को इधर लाएंगे स्क्वायर होगा, तो खुद समझ में आ रहा है यही लगेगा इसमें।
ना ये काम आनेगा ना यहाँ काम आनेगा, तो कैंसिल, हटाओ भैया, इनका कोई काम नहीं। तो हम इसमें डायरेक्ट लगा रहे हैं बेटा गति का समीकरण। ये 2023 में आया है और उससे पहले सन 2014 में भी आया हुआ सवाल। तो आइए हम इसे करते हैं सॉल्यूशन को गति के समीकरण से। गति के समीकरण से, ठीक है जी। कौन सा गति का समीकरण लगा दो? तीसरा, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर? अब हम जानते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं। वो कह रहा है कि विराम अवस्था से चलकर d दूरी तय कर लेता है कण। वेरी गुड। प्रश्नानुसार, लो जी, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न कह रहा है विराम अवस्था। बच्चों जब भी विराम अवस्था की बात आती है समझ लो, इतना तो पढ़ा ही हम सब ने, u का मान क्या रखते हैं? 0 रख देते हैं। विराम अवस्था का मतलब मैं यहाँ खड़ा हूं तो मैं विराम अवस्था में हूं, और जब मैं चल देता हूं तो मेरे अंदर जो वेग है वो u नहीं रहा, u तो 0 था हमारा। अब मैं जब चलूंगा तो एक ही वेग होगा मेरे अंदर v। ठीक है, एक अवस्था में एक ही वेग तो होगा, तो इसलिए u का मान 0 रख देते हैं जब विराम अवस्था की बात आती है। ठीक है जी। और वो कितनी दूरी तय कर रहा है? s दूरी तय नहीं कर रहा भैया, s का मान क्या रखना पड़ेगा? d। क्या दिया इसमें? कितनी दूरी तय कर लेता? d दूरी तय करता है। तो s की जगह क्या रखना? d रखना है। तो रख दो इसे दोनों को। प्रश्नानुसार u बराबर 0, s बराबर d लिख दो, इतना चाहे रखने पर रख दो। v स्क्वायर बराबर 0, 0 का स्क्वायर करोगे 0 तो होगा, प्लस 2a, और s का मान कितना रखना? d। तो बेटा v स्क्वायर बराबर कितना है? क्या? 2ad। हमें पता अंडर रूट में ले जाओ, तो 2ad हम देख रहे हैं, अरे हमारा तो नहीं आया अभी तक, तो हम क्या करें भाई? तो इसका मतलब कुछ और मान रखा जाएगा। d तो आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है इसमें? a नहीं है, तो हमारा दिमाग खुद काम करेगा, भैया a को हटाओ यहां से। परंतु हम जानते हैं, परंतु कर्ण का त्वरण, चाहे डायरेक्ट लिख दो, a बराबर इतना। तो त्वरण क्या होता है? a बराबर होता है F/m। भैया हो सकता है ये याद ना हो कुछ बच्चों को, तो उनके लिए एक ट्रिक है। न्यूटन का गति विषयक दूसरा नियम तो पढ़ा है ना, सबको याद होता है F बराबर m है। ये भी याद ना हो तो फादर बराबर मां लिखा हुआ, फादर मदर के बराबर होता है ना, वो ऐसे में ले। तो हमें निकालना a का मान, तो F बटे क्या हो जाएगा बताओ? ये m इसके नीचे आ जाएगा। समझ में आ गया सभी को? रफ कर दे रहे हैं, तो रख दो यहां पर। अब जैसे इसका मान रखोगे तो एक बात और बताओ, यहां रख दीजिए, चलो v बराबर 2, a का मान कितना रखना? F/m। लो जी, F/m इंटू डी रख दिया हमने। और जैसे आप सोल्व करेंगे, भैया 3 नंबर में थोड़ा बड़ा करके कर रहे हैं वरना 3 लाइन में आ जाएगा ये पूरा। तो कितना हो गया? 2FD/m। तो हम देख रहे हैं अब भी कुछ कमी रह रही है, देख लो। तो एक बात बताओ, अभी आपने पढ़ा है F क्या है? बल। कैसा बल? वैद्युत बल। कितना होता है? कण पर लगने वाला वैद्युत बल। देख दो, कण पर लगने वाला वैद्युत बल, वैद्युत बल कितना होता है बताओ? F बराबर QE होता है। लिख दिया हमने, तो रख दो 2, रखो F का मान कितना है? QE। 2QE, F का मान रख दिया, और क्या चल रहा है? D/m। ये भैया 3 नंबर में आया हुआ है 2023, इसी बार जो बोर्ड एग्जाम हुए थे उसमें ये सवाल आया हुआ है इसी बार। अब तुम इसे देख लो, ये समझ में आ गया होगा सभी को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं इसे एक डायरेक्ट समझाता हूं कैसे कर सकते हैं हम इसे डायरेक्ट भी। देख कर दे रहा इसे, ठीक है। अब इसे आप देखिए यहां पर, भाई इतनी तो मेहनत करनी थी हमें, ये तो ऐसे दे रखा v बराबर इतना, कितना चल रहा है? 2AD। तो आप यहां लिख दीजिए, बट a बराबर कितना होता है अगर पता है तो? F/m होता है, हम जानते हैं। और f का मान कितना होता है बताओ? QE, अभी पढ़ा हमने, तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं QE/m। क्यों इतनी लाइन खर्च करें? तो v बराबर रख दो, दो ऐसी गुणा a का मान कितना बताओ? QE/m, और क्या चल रहा है? D। आंसर आ गया, लो ऊपर ही गुणा सब ऊपर हो जाएगा, 2QE और D/m। कैसे भी कर लो, आपकी टेंडेंसी है,
बस हमें आना चाहिए वो करना। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को रफ करता हूं और आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। आइए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्या है, सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्या, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती, क्यों? यानी कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को मतलब परस्पर नहीं काट सकती, वो क्यों क्यों नहीं काट सकती हैं? इसका एक रीजन पहले आप समझिए। पहली बात तो ये जो प्लस क्यू आवेश होता है बच्चों, इससे बल रेखाएं बाहर क्यों निकलती हैं? कहां क्यों निकलती हैं? बाहर की ओर। ये बात आपने पढ़ी होगी। और यदि हम माइनस क्यू आवेश की बात करें तो बल रेखाएं इस पर आकर के समाप्त हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? समाप्त। लो जी, समाप्त हो गई। तो एक नियम है यहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बल रेखाएं प्लस से निकल रही हैं और कहां जाकर के समाप्त हो रही, बताओ? माइनस आवेश पर समाप्त हो रही है। तो इसलिए बच्चों कहा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो क्या होती है? प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर होती है। अब यहां पर समझ लो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते कि नहीं। देखिएगा, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई, ये खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। बहुत आसान। वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो किसे प्रदर्शित करें? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। समझ में आ गया सभी को? आप लिखना चाहे लिख भी सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किन्हें कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर होती है। कोई डाउट तो नहीं है? अब आप एक बात बताओ, क्या आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई सी रेखा किसी को कट कर रही है? क्या नहीं कर रही। अगर ये रेखाएं बच्चों पास पास हैं तो इनके गुण भी होते हैं। देखो गुण अगर मैं बताऊं, यहाँ पर एक नया क्वेश्चन और समझ लीजिए। पहला गुण होता है कि ये वैद्युत बल रेखाएं प्लस क्यू से शुरू होती है और ये शुरू और माइनस के ऊपर जाकर के समाप्त हो जाती। समझ में आ गई? अगला गुण है कि जिस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होंगी वहां प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग प्रबल वैद्युत क्षेत्र होगा और जहां दूर दूर होंगी वहां दुर्बल वैद्युत क्षेत्र होगा। अब मान लो जहां आपने देखा ज्यादा व्यक्ति खड़े हैं तो ज्यादा ताकत होगी उनकी, और जहां दूर दूर कम खड़े हैं तो वहां कम ताकत होगी। सीधी सी बात है। तीसरा गुण है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, जैसा कि क्वेश्चन में भी दे दिया कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। क्यों? देखिएगा, अगर ये काटेंगी, चलो काट करके दिखा दो, ये मान लो काट दिया, तो आप एक बात देख रहे हैं, ये कटान बिंदु है। कटान बिंदु पर क्या होंगे? दो वैद्युत क्षेत्र बनेंगे, जो कि असंभव है। एक बिंदु पर कभी भी दो वैद्युत क्षेत्र नहीं हो सकते। ठीक है, इसलिए ये कभी नहीं काट सकती। तो आप यहाँ इसका आंसर दे सकते हैं। क्या? अपने आप लिख लेना, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पर। आप लिखेंगे दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती, क्योंकि यदि ये काटेंगी तो कटान बिंदु पर, यदि ये काटेंगी तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। क्लियर इतनी बात? तो चलिए समझ में आ गया होगा, इनके गुण भी आपको समझ में आ गया, ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हुए, एक बूंद जिसका द्रव्यमान इतना है, लिख लो फटाफट भैया आपको गिवन करके। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, तो पढ़ लो। जिसका द्रव्यमान इतना यानी कि m का मान कितना दे रखा भाई बताओ? बोलो कितना दे रखा? 4.8 गुणा 10 की घात माइनस के 10 ग्राम। लो जी, आगे क्या दे रखा? जिस पर आवेश इतना, Q बराबर कितना दे रखा बताओ? Q का मान दे रखा 2.4 गुणा 10 की घात माइनस 18 कूलम। लो जी, और क्या दे रखा बताओ? प्लेटों के बीच की दूरी इतनी है। लो जी, कितनी दूरी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। कैसी प्लेटें? देखो सवाल में दिया हुआ है, एक बूंद जिसका द्रव्यमान इतना है, जिस पर आवेश इतना है, दो क्षैतिज तथा आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन की अवस्था में लटकी है कोई बूंद। तो पहले तो समझ लो कैसे। यहां पर अगर मैं एक चित्र बनाऊं, लो जी, ये बना लिया हमने चित्र। यहां पर क्या है? मान लीजिए दो आवेशित प्लेट है, कैसी? क्षैतिज। ऐसे होती है क्षैतिज और ऐसे होती है ऊर्ध्वाधर। तो उसने क्या रखा? क्षैतिज प्लेटें हैं, तो ऐसे हमने बना दी। ये प्लस और ये कैसी बना ली? देखो माइनस। दो प्लेटें हैं तभी तो वैद्युत क्षेत्र बनेगा।
अब इनके बीच में क्या है, कोई एक बूंद है। लो जी, ये बूंद हमने मान ली। अब इस बूंद का जो द्रव्यमान है वो कितना मान रखा बच्चों, m द्रव्यमान की कोई बूंद है। तो एक बात बताओ, किसी भी वस्तु का जो भार होता है mg, वो कहां की ओर काम करता है, हमेशा नीचे की ओर। अब इस बूंद पर कैसा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। कैसा, प्लस क्यू। तो हम जानते हैं प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगता है वो क्या लगता है जी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है बताओ, आपने भी पढ़ी थी, प्लस से माइनस की ओर। ये लो इधर की ओर। तो ध्यान दीजिए, ये से वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो भार तो mg नीचे की ओर और QE ये इधर की ओर लग रहा है। अगर एक बात समझ लो, ये बात समझ में नहीं हो, देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। अब इसमें अगर मैं यहाँ प्लस क्यू आवेश को रख दूं तो प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा ना, F बराबर QE, वो क्षेत्र की दिशा में लगेगा। और प्लस की जगह अगर माइनस क्यू आवेश हो तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। बल इतना ही लगेगा, F बराबर QE। कोई डाउट किसी को बताओ, नहीं है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसे रफ करते हुए। अब ये बूंद के संतुलन के लिए भैया ऐसा समझ लो, इस मार्कर पे अगर मैं जितना बल ऊपर की ओर लगा रहा हूं उतना ही नीचे की ओर लगाऊं, तो ये मार्कर ना तो ऊपर जाएगा और ना ही नीचे की ओर आएगा। क्लियर है इतनी बात। लगाते हैं बल, देखते हैं, देखिएगा ये इस प्रकार से हमने इसे फिक्स कर लिया। मैं ऊपर की ओर भी खींच रहा हूं, नीचे की ओर भी, ना तो ये ऊपर की ओर जा रहा ना नीचे की ओर आ रहा। तो क्या मतलब है इसका, ये बैलेंस है। बैलेंस मतलब संतुलित है। क्लियर। जब ये संतुलित है तो सीधी बात है साम्य अवस्था में हो जाए, रुक जाएगी बूंद। तो संतुलन के लिए ये और ये दोनों बराबर होने चाहिए, तभी तो होगा। तो हम लिखेंगे बूंद के संतुलन के लिए, बूंद के संतुलन के लिए क्या होगा भैया, ये होगा, क्या होगा भाई, क्या होगा बताओ, क्या होगा, QE बराबर mg होगा। देखो QE किसके बराबर है, mg। हमें क्या निकालना भैया, हमें E तो निकालना नहीं, हमें निकालना क्या है, V। परंतु या बट कर रही लो, बट E बराबर होता है भैया V अपॉन D। जिन्हें ना पता हो तो ध्यान दो, ये संधारित्र आगे चैप्टर आएगा। जब दो प्लेटें होती हैं तो उनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र होता है, ये प्लेटों का जो बीच, ऐसा समझ ले, ये V वोल्ट लगा रहे हैं हम, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D होती है। तो प्लेट के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, E बराबर होता है बच्चों V अपॉन D। यहां से आ गया, कोई बात ना, कहीं का भी सवाल हो सकता है, इसी चैप्टर में दे रखा तो यहीं से लिख लिया हमने। तो Q इंटू V अपॉन D बराबर क्या हो गया, mg। कोई डाउट तो नहीं है। अब यहां पर हम अगर हम बात करें, हाँ लो ऐसे लिख लो इसे, कोई दिक्कत नहीं। E का मान रखा हमने V अपॉन D, तो बेटा कितना हो जाएगा बताओ, QV बराबर mg, और D कहां पहुंच जाएगा बताओ, इधर पहुंच जाएगा। हमें मान किसका निकालना, V का, mgd अपॉन क्या हो जाएगा, Q। कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो m का मान देखो, आप यहां देख रहे हैं m का मान कितना है, ग्राम है। लेकिन हम जानते हैं ये मात्रक कैसे पद्धति में, ये SI पद्धति का है, CGS पद्धति का मात्रक है। तो एक ही पद्धति में चेंज करना जरूरी है। हम इसे लिख सकते हैं कितना, 4.8 इधर लिख दे रहा हूं मैं, गुणा 10 की घात -10 ऐसी है। 1 ग्राम में, ये ऐसे समझो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम 1000 इसके अपोन में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 की घात -3 हो जाएगा किलोग्राम। 10 की घात -3 लिखेंगे यहाँ पर, और यानी कि 10 तो ऐसे ही, और गुणा, ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर रहे हैं तो 10 की घात कितना लिखना पड़ेगा, -3। तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, तो समझ में तो आ रहा होगा, 3 और लिख देना, तो 10 और 3 कितना हो गया बताओ, 13। कितने किलोग्राम, सेंटीमीटर ऐसे ही बदलो, 1 गुणा 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 की घात -2 मीटर। जिन्हें ये दिक्कत है मैं इसे रफ कर दे रहा हूं, लो। हाँ बहुत से सोच रहे हो सर जी ने पता नहीं कैसे लिख दिया ये, लो समझ लो भैया। 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है भैया, ये तो पढ़ा ना, 1000 ग्राम के बराबर होता है, बिल्कुल होता है। 1000 ग्राम का क्या मतलब है, 10 की घात 3 ग्राम। ठीक है, समझ में आ रहा। 1 किलोग्राम हमें निकालना 1 ग्राम का मान, तो बेटा 1 ग्राम, कोई भी संख्या जाएगी तो एक तो छोड़ दी अपने स्थान पर, तो 1 बटे क्या हो गया, 10 की घात 3 किलोग्राम। जब ये 3 ऊपर जाएगा तो 10 की घात -3 किलोग्राम बराबर 1 ग्राम। तो समझ रहा आ रहा है,
1 ग्राम को हम 10 की घात माइनस 3 किलोग्राम लिख सकते हैं। तो देख लो यह ग्राम है, ग्राम मतलब 1 ग्राम, तो 10 की घात 3 और लिख दिया मैंने, 10 पहले से, तो कितनी होगी 13 होगी। ऐसी सेंटीमीटर है, तो बेटा बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। और जब हम इसकी बात करेंगे तो 10 की घात 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं इसे, 1 मीटर बराबर। और इसे इधर ले आओ तो 1/10 की घात 2 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। जब ऊपर जाएगा 10 की घात माइनस 2 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर को 10 की घात माइनस 2 मीटर लिख सकते हैं। पावर में लिखना बहुत आसान होता है पॉइंटों में लिखने के तुलना में। तो आइए लिखते हैं इसे, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो m का मान रखिए ऊपर से उठाकर जल्दी फटाफट, कितना मान है m का? m का मान है 4.8 गुणा 10 की घात माइनस के 13। जी नहीं दे रखा, तो जी बेटा नहीं भी देगा तब भी हमें पता होना चाहिए। जी होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.8। डी देख लो कितनी दूरी दे रखी प्लेटों के बीच में, ये दे रखी 1 गुणा 10 की घात माइनस के 2 बटे क्यू को देखिए, क्यू कितना दे रखा है, ये दे रखा क्यू 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 18। क्लियर? अब यदि हम बात करें बच्चों, बताओ यहाँ पर ये पॉइंट से पॉइंट उड़ा सकते हैं इसमें, तो 24 दूनी कितना हो गया 48, 2 आएगा, लिख लो पहले 2 गुणा 9.8 गुणा 13 ये है और 2 ये है, 13 2 कितनी होगी 15 हो गई, माइनस के 13 और माइनस के 2 कितनी होगी बताओ 15 हो गई ना। तो 10 की घात कितनी होगी माइनस के 15। अब ये तो कर दिया, यहाँ से 18 और बचे, नीचे से ऊपर ले जाओ 18 को भी, तो जब 18 ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी प्लस की 18 हो जाएगी। अब आप इसे सोल्व करो, 98 की 2 से गुणा कर रहे हैं, 98 दूनी कितना होता है 196, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा दो, यहां से लगाते हैं पॉइंट, ठीक है। 10 की घात 18 प्लस की 15 माइनस 18 में से 15 घटाओ, कितनी बचेगी बताओ 3, तो इनमें से 1.96 ऐसे भी लिख सकते हैं, और गुणा 10 की घात 1 पॉइंट और बढ़ जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4, इतने वोल्ट। प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा, इतने वोल्ट होगा। कोई डाउट किसी को बताओ, समझ में आ गया होगा इतनी बात, आप इसे नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं इसे इस तरीके से, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर। तो बच्चों हम जानते हैं कि अगले सवाल की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को करते हुए हम, अनंत लंबाई के तार का रेखीय आवेश घनत्व इतना है, तो इसमें लिखेंगे हम क्या, गिवन दैट रेखीय आवेश घनत्व को हम कहते हैं बच्चों लैम्डा, क्या कहते हैं लैम्डा। कितना मान दे रखा है लैम्डा का मान, 10 गुणा 10 की घात माइनस के 8 कूलाम प्रति मीटर, लिख लिया। जिन्होंने नहीं पता, लैम्डा बराबर होता है बेटा क्यू अपॉन एल। इसका मतलब है किसी भी चालक की एकांक लंबाई पर, एकांक मतलब 1 मीटर की लंबाई पर जितना आवेश उपस्थित होता है उस आवेश को ही हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। परिभाषा भी पूरी हो रही है और ये भी पूरा हो रहा है। इधर से डस्टर उठा लेते हैं इसे रफ करते हुए। चलिए लैम्डा का मान इतना दे दिया, आगे हमें दे रखा तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, आर बराबर कितना 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुणा भी बताया था, 10 की घात मैंने 2 लिख देना, सेंटीमीटर को मीटर। सवाल ये है कि ऐसा कोई तार है हमारे पास, ये लो अनंत लंबाई वाला तार, आपने डेरिवेशन भी करा है, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु मान रखा है, यहाँ पर 2 मीटर की दूरी दे रखी है, तो यहाँ पर कितना वैद्युत क्षेत्र है आपको ये बताना है। तो पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कितना वैद्युत क्षेत्र होता है। तो बच्चों यहाँ जो फॉर्मूला होता है हम जानते हैं, ई का मान पहली बात लिख दो निकालना है, तो सूत्र है हमारे पास ई बराबर क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है डायरेक्ट में लगा दे रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो हमने नहीं पढ़ा फॉर्मूला, हमने तो ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, ई बराबर इतना आता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही तो आता है। लेकिन हम इसे आसान बना रहे हैं। अब आप खुद सोचो, जब हम इसका मान रखेंगे पाई का 3.14, एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे 8.85, तो हम भाग कर पाएंगे क्या, कठिन होगी थोड़ा। इजी बनाने के लिए क्या करा मैंने, इसमें 2 से ऊपर गुणा कर दिया और 2 से नीचे गुणा कर दिया, 2 से 2 कट जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो क्या हो जाएगा बताओ 2 लैम्डा अपॉन 2 दूनी 4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इतना हो गया। मैंने इसे अलग लिख लिया,
1/4πε0 इंटू 2λ/r। बताओ क्या यही फॉर्मूला है? नहीं है? बिल्कुल है। तो हम क्यों लगाए इसे, क्यों टेंशन लें, आसान बनाओ। ये हो गया आसान लो, मैंने ये लिख दिया इतना। अब बताओ क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों टेंशन लें, इसका मान है इतना 9 × 10⁹ रख दिया हमने। 2λ 2 ऐसी और लैम्डा का मान ऊपर से रख दो, कितना 10 × 10⁻⁻8 घटा लेते हैं। अब बटे में क्या है r, r का मान कितना है 2 × 10⁻2। 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बचा 9 × 10 की 9 से गुणा करें 90 हो जाएगा, 90 लिखने की जरूरत नहीं है, 10 का मतलब 1 घात है, तो 9 ये है और 1 ये है, 9 1 कितना हो गया 10, और गुणा 10 की घात कितनी होगी बेटा, यहाँ पर होगी आपकी -8। ये दो जब ऊपर जाएगी माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, तो 9 × 10 की घात 2, 10 ये है और 2 ये है, 10 और 2 कितनी होगी बताओ 12, और 8 ये है आपकी, तो आंसर आएगा 9 × 10 की घात 12 में से कितनी घट रही 8, तो कितनी बचेंगी 2। लो जी, E बराबर इतना न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, सॉरी 12 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे 4, कितना बचा हमारे पास, कोई डाउट बताओ किसी को, न्यूटन प्रति कूलम। तो प्यारे बच्चों आप सबने ये वीडियो देखी और इसे नोट कर सकते हैं पहले आप, और नोट करने के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी कुछ पढ़ाई के लेकर के। अपनी पढ़ाई में लगातार रहना है, आप चाहे 2 घंटे दें या 3 घंटे दें, कोई जरूरी नहीं दिखावा करना कि हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं, आप चाहे 2 घंटे पढ़िए या 3 घंटे पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए, डेली ही रहना है पढ़ाई में, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आपने देखा होगा चींटी थोड़ा थोड़ा रेत निकाल करके लाती है, अपनी औकात से ज्यादा काम कर देती है, कितना सारा ढेर लगा देती है ऊंचा, क्यों, क्योंकि वो रूटीन में है, लगातार लगातार कर रही है। तो इसलिए ये मत सोचिए कि हम रोज पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ने से काम चलेगा, बिल्कुल चल जाएगा थोड़ा पढ़ने से, बस ये ध्यान दीजिए कि बोर्ड एग्जाम हमारे पास है तो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दीजिए टाइम को अपने, बोर्ड एग्जाम अगर थोड़ा दूर होते तो कोई बात नहीं, आराम आराम से भी काम चल सकता था। अगर हम 3 घंटे पढ़ रहे थे तो अब हम 1 घंटा और बढ़ा देंगे, 4 घंटे पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा करने से हमारा भविष्य उज्जवल होगा। तो प्यारे बच्चों फिर यही अंतराल में कहते हुए कि कर दिखाइए कुछ ऐसा कि हर बच्चा करना चाहे फिर आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।